गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आई एम अरब कंसल एंड हम वापस आ गए हैं इकोनॉमिक टाइम्स की सीरीज़ के साथ। आज है 24 जनवरी एंड डे 2 ऑफ द सीरीज़। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से। सेबीज 625 करोड़ डिसगोर्जमेंट ऑर्डर अगेंस्ट एनएसई सेट असाइड। सबसे पहले डिसगोर्जमेंट एक वर्ड टेक्निकल है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर कोई इलीगल एक्टिविटी से कोई बेनिफिट कमा लेता है, तो जब वो इलीगल एक्टिविटी रिकॉग्नाइज हो जाती है कि ये इलीगल थी और इस पर्सन ने की थी, हो सकता है उसके लिए उसके ऊपर केस हो या कुछ भी हो, तो उस बेनिफिट के अगेंस्ट एक पेनल्टी चार्ज की जाती है। जैसे अगर मैंने फ्रॉड किया बैंक के साथ और मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए उस पूरे फ्रॉड से, तो उसके अगेंस्ट जो मेरे से पेनल्टी चार्ज की जाएगी उसको डिसगोर्जमेंट कहते हैं। आप बेसिक भाषा के अंदर फ़ाइन या कुछ भी बोल सकते हैं, ये लीगल लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब है। अब हुआ क्या था, एक एनएससी, आप सभी को पता है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक कोलोकेशन केस हुआ था। कोलोकेशन केस मतलब अब आपको ये भी पता है कि एनएससी में स्टॉक एक्सचेंज है पूरा, तो वहाँ पे ब्रोकरेज का सिस्टम मेन रहता है कि मतलब आप ब्रोकर्स वहाँ से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एनएससी है, एनएससी पे आपको पता है स्टॉक की ट्रेडिंग होनी है, बट एनएससी पे आप डायरेक्ट जाकर नहीं कर सकते, आपके किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये जो ब्रोकर होते हैं इनके पास एक टिकर आता है। टिकर मतलब होता है एनएससी जो स्टॉक प्राइसेस ये पूरा सेटलमेंट करता है कि जैसे कितना डिमांड और सप्लाई चल रहा है हर स्टॉक का, उसके बेसिस पे उसका प्राइस निकालता है और उसको फिर जो कोड्स होते हैं, प्राइस कोड्स होते हैं, उनको सेंड करता है ब्रोकर्स के पास और ब्रोकर्स आपको अपने पैनल पे दिखाते हैं। जैसे अगर मैं पर्सनली ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, तो ग्रो ऐप के ऊपर जो भी मुझे स्टॉक प्राइसेस दिखाते हैं वो एनएससी के थ्रू आते होंगे, बीएससी के थ्रू आते होंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या, एनएससी ने कोलोकेशन स्कैम के अंदर क्या किया कि एनएससी ने जो ब्रोकरेज पैनल होते हैं जिनके बेसिस पे ये स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है, इनको कईयों को बेच दिया और कई ब्रोकरेजेस के पास भी रखवा दिया। अब ये अलेजेड है, अभी ये इतना जितना प्रूव हुआ है वो तो आप सभी को पता है कि पूरा कोई चीज़ प्रूव नहीं हो पाती है, बट हाँ ये बेसिक स्कैम का मतलब था। अब इसके अंदर सेबी ने इस स्कैम से जो इन्होंने बेनिफिट कमाया उसके ऊपर 625 करोड़ रुपए की डिस्कोर्जमेंट लगाई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑर्डर को जो एनएससी के अगेंस्ट था मैंने बता दिया, सेट असाइड कर दिया गया। सेट असाइड करने का मतलब होता है कैंसिल कर देना, यानी खारिज कर देना। खारिज का आई डोंट नो आपको मतलब पता है नहीं, बट कैंसिल कर देना मान सकते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। और अब क्या हुआ है, एसएटी, एसएटी है आपका सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक मसले के अंदर, स्पेसिफिक इशू के अंदर डील करता है। जैसे अगर कोई बैंकिंग से रिलेटेड ट्रिब्यूनल होगा तो बैंकिंग के सारे कॉर्पोरेट केसेस वो डील करेगा। इस तरीके से ट्रिब्यूनल काम करते हैं। एक आप स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स इनको बोल सकते हैं। तो सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी अपील्स वगैरह होंगे उनको डील करने में ये ट्रिब्यूनल काम करता है, एसएटी इसको आप बोल सकते हैं। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक आपका एसईसी होता है अमेरिका के अंदर, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, वो अलग चीज़ है। वो वहाँ का स्टॉक ब्रोकर या सेबी टाइप है, वो वहाँ का, वो यहाँ पर वहाँ का सेबी है यूएस का। तो ये अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 100 करोड़ पहले इन्होंने जो 625 करोड़ की डिमांड की थी इस डिसगोर्जमेंट के अंदर, इन्होंने इसको हटाकर 100 करोड़ का कर दिया है। और ये 100 करोड़ अब इनको आईईपीएफ में देने, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये एक ऐसा फंड है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया, आप सभी को पता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इनको प्रमोट करना चाहता है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और मतलब इंक्रीजिंग बेसिस पे पता भी चल रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम पहले एक फ़ंड सेटअप किया है। मैं आपको डेट या तो बता दूंगा नीचे, या फिर आप में से कोई गूगल करके लिख देना आईईपीएफ की क्या लॉन्चिंग डेट थी। तो तब से क्या हो रहा है कि कंपनीज़ वगैरह इसके अंदर पैसे डाल सकते हैं फंड में और उसको थोड़ा टैक्स बेनिफिट या कुछ मिल जाता है। तो उनके बेसिस पे क्या होता है कि इसके हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारी चीज़ों को फंड करती है। तो अगर किसी ने डिविडेंड वगैरह पहले कंपनी का नहीं लिया, कलेक्ट नहीं किया, उसके बैंक में नहीं आया, तो वो यहाँ से जाता है 7 ईयर्स के बाद। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में कभी मैं बता दूंगा, बट अभी के लिए इतना ही बहुत है। आगे चलते हैं। द डायरेक्शंस टू डिस्गोर्ज कैन बी डन व्हेन इट्स फाउंड टू बी एंगेज इन इलीगल एक्ट्स। ये मैंने आपको डिस्गोर्जमेंट का मीनिंग बता दिया कि अगर इलीगल एक्ट्स होता है तो उसके अगेंस्ट जो पेनल्टी होती है वो डिस्गोर्जमेंट होती है। अप्रूव्ड सेबी डायरेक्शंस, अब सेबी ने क्या एक डायरेक्शन दिया कि एनएससी खुद सिक्योरिटीज़ मार्केट को 6 मंथ्स तक एक्सेस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या ये है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं बिल्कुल, एनएससी नहीं ट्रेडिंग कर सकता इस सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर। तो इसके लिए 6 महीने का इसके ऊपर इस बैन लगा दिया है। तो काफ़ी आयरॉनिकल है कि एक सिक्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर खुद ही बैन लग गया, बट हाँ ये चीज़ हुई है। सेबी का ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है, 625 करोड़ वाला चेंज करके 100 करोड़ इन्होंने कर दिया है एसएटी ने। ये मेन न्यूज़ है। आगे चलते हैं। लेंडर्स सीक इम्यूनिटी फॉर बोर्ड मेंबर्स। यहाँ पर हुआ क्या है, लेंडर्स का मतलब जब भी लिखा हो
इसको आप बैंक्स बोल सकते हैं। बैंक के लिए कई बार वर्ड ये लेंडर्स यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक्स के लिए इन्होंने क्या बोला है, बैंक्स ने कुछ बोर्ड मेंबर्स के लिए पहले प्रोटेक्शन मांग ली थी। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कई बार बैंक्स में बहुत सारे लोग होते हैं टॉप ऑफिशियल्स, वो लोन देने के चक्कर में उनको निकाल दिया जाता है, उनको जेल कर दी जाती है जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। तो इससे क्या होता है, बैंक की रेपुटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्टॉक प्राइस बैंक का बहुत जल्दी नीचे आ जाता है और लोग बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स करने लग जाते हैं। जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट मान लेते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, आपको पता चलेगा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सीईओ को जेल हो गई है 10 दिन के लिए मान लेते हैं, तो आपको तो यही लगेगा कि पूरा बैंक फ्रॉड है और आप अपना पैसा निकालने चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे बैंक रन बोलते हैं सिचुएशन को, ये एक काफ़ी टेक्निकल टर्म है बैंक रन। बैंक रन में ह्यूज विड्रॉल्स डिपॉजिटर्स करने चले जाते हैं किसी भी बैंक के अंदर। अब आगे चले तो बैंक्स, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एसबीआई का लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में क्या हुआ था कि एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी को एक लोन स्कैम केस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था और एसबीआई का शेयर उस टाइम 16% से डंप कर गया था एक ही दिन के अंदर। तो इस ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या मांगा है, इन्होंने एक प्रोटेक्शन मांगी है कि बेसिकली अगर आप बोर्ड मेंबर्स को ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहते हैं तो एक इम्यूनिटी हो कि यानी उसको सीधा जेल में या फिर लॉकअप में ना ले आ जाए या फिर उनकी कहीं पे पुलिस स्टेशन तक ही जाकर बातचीत हो जाए या कुछ भी ऐसा। तो ये डिटेल स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ पे जाके क्या होगा, फिर बात होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी, बट इन्होंने एटलीस्ट इम्यूनिटी मांगी है जेल ना ले जाने से रिलेटेड। गवर्नमेंट लुकिंग एट डिक्रिमिनलाइजिंग सम आईबीसी ऑफेंसेस। आईबीसी है आपका इंडियन बैंकिंग एंड इंडियन बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का प्रोसेस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई है। मान लेते हैं ये कंपनी है, कंपनी ए। इसमें क्या होता है कि ये कंपनी मान लेते हैं बैंकरप्ट हो जाती है। एक कंपनी बैंकरप्ट तब कहलाती है जब वो इतना लोन ले लेती है पहले कि वो रीपे नहीं कर सकती, तो उसका बैंक का जो बैंक है या दूसरी कंपनी है उनका लोन प्लस उसका इंटरेस्ट अमाउंट वो रीपे कर ही नहीं सकती, सारे असेट्स बेच कर भी नहीं कर सकती, तो उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने का बेनिफिट होता है कि उसको डिसोल्यूशन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी अब पूरा गेम जो है कंपनी का वो क्रेडिटर्स के हाथ में आ जाता है। क्रेडिटर्स में के हाथ में आ जाने का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि अब क्रेडिटर्स के हाथ में इनके सारे असेट्स की ओनरशिप है, तो वो चाहे तो उसको बेच दें, चाहे वो किसी एआरसी को दे दें, इस तरीके से वो अपना पैसा निकलवाते हैं। तो ये कंपनी का बैंक्रप्सी कहलाता है। इसके लिए पूरा कोड बना हुआ है, इंडिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये एक स्पेशलाइज आपका कह सकते हैं कि लॉ है इसी बैंक्रप्सी के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि काफ़ी सारे आईबीसी के अंदर ऐसे रूल्स हैं जो अगर आप मतलब करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो उसमें आपको जेल हो जाती है, क्रिमिनलाइज हो जाते हो आप। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस क्रिमिनलाइजेशन को हटाकर इसकी जगह पेड पेनल्टीज़ कर रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस एंड स्विच टू मॉनेटरी पेनल्टीज़। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि कई सारे ऐसे जो छोटे मोटे आप कह सकते हैं ऑफेंसेस हैं, माइनर ऑफेंसेस, इन्होंने लिखा है वर्ड सॉरी, तो उनको क्या करेंगे अभी मॉनेटरी पेनल्टीज़ पे शिफ्ट करेंगे। तो इसके बाद आपका क्या है कि इसीलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर अगेन इन्होंने एक एग्जांपल दिया लास्ट में। ये काफ़ी एक अच्छा फॉर्मेट इन्होंने फॉलो किया एक्चुअली कि इकोनॉमिक टाइम्स में लास्ट में हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो यहाँ पर है वॉयलेशन सच एज प्रमोटर्स नॉट कोऑपरेटिंग विद लिक्विडेटर्स और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स आरपीज फिलिंग फ्रिवलस केसेस डोंट हैव एनी पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन द कोर्स। तो बेसिकली क्या है कि अगर जैसे आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, जो आपका लिक्विडेटर है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं जो इस प्रोसेस में क्रेडिटर्स को हेल्प करते हैं, वो लोग होते हैं लिक्विडेटर्स या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। बैंक्रप्सी को या इस पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स वगैरह के बच्चे हैं तो आपको वैसे ही पता होगा। तो उसके अंदर जो हेल्प करते हैं लोग, अगर सीईओज या प्रमोटर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो इसके लिए भी कोई केस नहीं है, मतलब इसके लिए भी कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये होना चाहिए यहाँ पर, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस उनको क्रिमिनलाइज कर दो। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है और एक इससे सीरियस चांसेस बढ़ते हैं कि वो आगे इसको रिपीट नहीं करेंगे। एट 10,000+ करोड़ इंडियन बॉक्स ऑफिस स्क्रिप्ट्स अ ब्लॉकबस्टर इन 2022। यहाँ पर ये न्यूज़ है, एक रिपोर्ट आई है, ग्रुप एम और मैक्स मीडिया रिपोर्ट आई है। इसके अंदर क्या लिखा है कि 10,637 करोड़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2022 के अंदर। ये सेकंड हाईएस्ट एवर है। अगर आप बात करेंगे 2019 में से ज़्यादा था, 10,948 करोड़ रुपीज़ का था। इसके अंदर कुछ मूवीज़ का दिया हुआ है, टॉप मूवीज़ का, और लैंग्वेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो है, बट मतलब इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है फाइनेंशियल उस आस्पेक्ट से। अब ये पॉलिटिक्स सेशन है, इसको हम स्किप करते हैं।
एक बीच में एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कल आपकी क्या है सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उस पर क्या किया था कि उस पर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे 21 आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार उनको रीनेम कर दिया और उनको मतलब बेसिकली उसके उनके जो सेक्रीफाइस था उनका उसके ऊपर उन्होंने एक तरीके से डेडिकेट करते हुए उन्होंने नाम दिया सारा। तो आप चाहें तो इसके अंदर पढ़ सकते हैं, इसके अंदर सारे दिए हुए नाम, बट आप समझ सकते हैं इतना रेलेवेंट भी नहीं है इसके आगे। FPI's कट एक्सपोजर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT। FPI का बेसिकली मीनिंग होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक दूसरा होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या फ़र्क होता है? तो अगर आप लेट सपोज कोई लैंड खरीदते हैं इंडिया के अंदर, तो आपका आपने एक उसका परचेज प्राइस दिया, जो भी दिया, स्टैम्प ड्यूटी दी वगैरह, तो उसके बाद आपके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। मतलब आप चाहे तो वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं, चाहे वहाँ पे रेंट पे दे सकते हैं, चाहे वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं अगर अलाउड है तो इस तरीके से डायरेक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ के अंदर तो आपके पास कंट्रोल आ जाता है। अब अगर आप और बेनिफिट तो मिलता ही है आपको, उस चीज़ का कंट्रोल भी आ जाता है। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा तो आपके पास कंट्रोल नहीं आता रिलायंस का, आपका एक माइनर ओनरशिप रहती है, उसका आपको बेनिफिट मिलता है, बट आपके पास कंट्रोल नहीं आता रिलायंस का। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वर्क करती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ कि बाहर से जो लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कंट्रोल शिफ्ट नहीं होता। तो उसके अंदर अगर हम एक्सपोजर की बात करें, एक्सपोजर मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज और IT के अंदर उन्होंने कट करी है और ऑयल एंड गैस के अंदर भी कट करी है। वाइल किसके अंदर बढ़ाई है? मेटल और माइनिंग सेक्टर के अंदर बढ़ाई है। ये किस टाइम की बात करें? ये पहले 2 वीक्स ऑफ जनवरी की बात करें, पहले 2 वीक्स ऑफ जनवरी जो भी खत्म हुए 15 जनवरी को, तो इसको आप मतलब 14-15 इसको ये बात करें, आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये टेबल पढ़ना आपको आना चाहिए। टेबल में जनरली क्या होता है कि कॉलम्स में जो चीज़ होती है वो रो वाइज बता रखी होती है। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 कॉलम है, एक्चुअली यहाँ पर 6 कॉलम है बट 3 ग्रुप्स के अंदर है। तो ये चीज़ें नेट इनफ्लो इस वाली चीज़ सेक्टर का, देन कंस्ट्रक्शन सेक्टर का असेट है यहाँ पर, इस तरीके से ये टेबल पढ़ी जाती है। अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा, या अगर आपको टेलीग्राम पे रीच आउट करना तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट न्यूज़ है, एक्सिस बैंक दिसंबर क्वार्टर नेट सर्जेस बाय 62%। एक्सिस बैंक का आपका दिसंबर 3 यानी कि दिसंबर 3 कह रहा हूँ, दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ गया है। नेट जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, नेट का मतलब है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर्च कर गया है, बढ़ गया है 62% से, काफ़ी बड़ा इंक्रीज आप देख सकते हैं। कोर इनकम की एक बात कर रहे हैं। कोर इनकम जो मैंने आपको कल EBITDA का एक कॉन्सेप्ट बताया था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसकी बात कर रहे हैं। कोर इनकम इन्होंने इसको बोला है, तो ये हो गया आपका। अब बैंक के लिए थोड़ी कोर इनकम का मतलब अलग भी हो सकता है कि क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि बैंक मेन इंटरेस्ट पे ही काम करता है, तो वो एक अलग चीज़ हो सकती है। बट कोर इनकम इन्होंने वर्ड यूज़ किया है जो काफ़ी ग्रो एट अ स्ट्रॉन्ग पेस है। अब इसके बाद ये हो गया, अब टोटल इनके जो मार्जिन रहे 5853 करोड़ से एक्सपैंड करें। आगे चले तो ये जो जितना एक्सपेंशन आया, जितनी ग्रोथ हुई है, वो पिछले 2 साल के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो मतलब एक्सिस बैंक का ओवरऑल कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर हमने कल जो देखा था 0.3% से डिक्लाइन आया था 240 कंपनी के एवरेज के अंदर, तो उससे बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। मतलब पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज़ होना अपने आप बड़ी बात है, और 62% का इंक्रीज़ है। तो आगे चले तो आगे एक वर्ड यूज़ किया है, नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा, मैं बताता हूँ नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है। अब एक बैंक कैसे ऑपरेट करता है, एक बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपना पैसा रखते हैं, जैसे आप और मैं। अब वो बैंक क्या करता है, वो आगे लोन देता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को या किसी को भी, या आपके जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं पर्सनल लोन्स लेते हैं जो भी, उनको भी लोन देता है। तो अब इसमें क्या होता है, आपको एक बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे मान लेते हैं 4%, और अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको पता है कि आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेट से 8%। और इंटरेस्ट जो आपको मिलता है और आपको देना पड़ता है, उसमें भी आपको सेंस आ रही होगी या पता ही होगा कि काफ़ी डिफरेंस होता है। आपको जो मिलता है इंटरेस्ट वो बहुत कम होता है, और जो देना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जो इन दो इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है, इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मेन सोर्स होता है बैंक के अर्निंग के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फाइनेंशियल देख रहे हैं बैंक का, तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि कितना इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम इनको हो रहा है। अब नेट क्यों बोल रहे हैं इसको, ग्रॉस इनकम क्यों नहीं बोल रहे? ग्रॉस इनकम इनकी होती है ये जो जितना इनको मिला जो लोन देके, वो तो होता है इनका ग्रॉस इनकम। और ये आप बोल सकते हैं ये वाली चीज़, ये इनकी कॉस्ट होती है जितना इनको देना पड़ रहा है। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। आगे चलते हैं, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड पेड, मैंने आपको समझा दिया। रोज 32% टू 11,459 करोड़ फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू वर्सेस
10,360 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। यानी कि अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में 32% बढ़ा है। अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर को देखेंगे, यानी कि अभी हम किसका कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम किसका देख रहे हैं, Q3 हम देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल का दिसंबर की बेस में इंक्लूडेड होगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से, इस कंपैरिजन को करके वो बता रहे हैं कि 32% का इंक्रीज इसके अंदर रहा। ये आप देख सकते हैं फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू के ईयर अगो पीरियड मतलब एक साल पहले वाला Q3। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा पूरा। आगे चलते हैं, एनालिस्ट रेटिंग्स एंड प्राइस टारगेट्स ऑन आरआईएल के ऊपर, मतलब एक मैंने आर्टिकल अभी रिसेंटली पढ़ा था, उसके अंदर बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना इज जस्ट लाइक एफडी आज की डेट में, फिक्स डिपॉजिट आज की डेट में। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है। और इनका भी रिसेंटली रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के अंदर इनका जो शेयर्स थे वो मंडे को डिक्लाइन हो गया। रिजल्ट कब आया था ये आप कमेंट करके बताना। पर इनका जो शेयर प्राइस है वो 0.6% से डिक्लाइन कर गया मंडे कल। तो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से काफ़ी सारे बैंक्स ने अपनी ब्रोकरेज रेटिंग थोड़ी चेंज करी। और फिर भी आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा है कि 29 ऐसे बैंक्स है या रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने बाय की रेटिंग दी है। 4 ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड बोला है। होल्ड मतलब अगर आपने खरीद रखा है तो आप होल्ड करें, नहीं तो अभी कुछ मत करें, मतलब मूवमेंट नहीं होगा स्टॉक के अंदर ज़्यादा। और 3 ने बोला है सेल की रेटिंग मतलब डिक्रीज होगा। तो काफ़ी बड़ा मैट्रिक बाय के फेवर में है, बाय और होल्ड के फेवर में है। अब आगे चले तो येस बैंक में ऑफर इक्विटी टू AT1 बॉन्ड होल्डर्स एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली AT1 क्या होता है, AT1 आपका होता है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। तो जैसे आपके एक फ्रंट लाइन बॉन्ड्स होते हैं, उसके बाद एक परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब जैसे अगर मैंने आपको लोन दिया बॉन्ड की फॉर्म में, आपको सिक्योरिटी दे दी और आपने मुझे लोन दिया मान लेते हैं, तो मैं वो आपको मेच्योरिटी डेट नहीं होती उस लोन की, कोई परपेचुअल होता है। यानी मेरे पास ऑप्शन है, मैं कभी भी कॉल करके उसको रिडीम कर सकता हूँ, कभी भी आपको पैसे वापस कर सकता हूँ। बट ये परपेचुअल बॉन्ड होता है, यानी उस पर इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट उसका कोई भी मेच्योरिटी डेट है ही नहीं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं AT1 बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि आप सभी को पता है येस बैंक का थोड़ा क्राइसिस हो गया 2018, मेनली 2018, 19, 20 तक। तो काफ़ी, अगर आपको क्राइसिस पे वो चाहिए तो क्राइसिस पे मैंने एक रिसेंटली प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो मैं उसको आपको देखना होगा, प्रोवाइड कर सकता हूँ तो नीचे ही डाल दूँगा। बट जो भी है, येस बैंक का क्राइसिस हुआ था, उसके चक्कर में उनके फाइनेंशियल्स पूरे ख़राब हो चुके हैं और अब वो बैंक्रप्सी के तरफ जा रहा है। एक अभी रिकन्स्ट्रक्शन का गवर्नमेंट ने प्रपोजल निकाला था 2020 के अंदर, जिसके अंदर SBI उसके अंदर 49% की इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब 49% ओनरशिप येस बैंक की SBI के पास रहेगी। तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसके रिवाइवल को। उसी रिवाइवल प्लान के अंदर एक प्लान है कि ये जो AT1 वाले बॉन्ड होल्डर्स हैं, इनको हम इक्विटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कंपनी के शेयर्स बेच देंगे। अब इससे ऑब्वियस बात है, कंपनी के शेयर्स डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू और कम हो जाएगी। बट हाँ, ये सेटलमेंट हो जाएगी AT1 बॉन्ड होल्डर्स जो इनके हैं, ताकि वो ऑब्वियस बात है रिकन्स्ट्रक्ट करना पूरे बैंक को शुरू कर सके। इन दिसंबर 2016 ये कब रेज हुए थे, तो दिसंबर 2016 के अंदर रेज हुए थे और 9.5% का कूपन रेट इनको प्रॉमिस करा गया था। तो ये चीज़ है, और ऑब्वियसली बात है ये कभी मीट नहीं हो पाया क्योंकि येस बैंक के फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं। यहाँ पर आगे चलते हैं, एनालिस्ट अपबीट आफ्टर ICICI बैंक्स रोबस्ट Q3। यहाँ पर क्या है, ICICI बैंक ने भी अपना Q3 की रिपोर्टिंग कर दी है। तो अब इसमें क्या है, रोबस्ट का मतलब होता है हेल्दी, यानी Q3 की जो इनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और प्राइस टारगेट्स मीट करते रिलेटेड है। यानी प्राइस टारगेट्स मतलब कि जैसे जिस दिन रिपोर्टिंग आती है तो उस दिन एक प्राइस टारगेट पहले निकाला जाता है कि इस दिन रिपोर्टिंग आएगी और स्टॉक प्राइस जो है इतने प्राइस पर हिट करेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी सिचुएशन। तो उसके बेसिस पे जो प्राइस टारगेट्स है वो काफ़ी हिट करे, और उसकी वजह से अब काफ़ी सारे गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट सूज, इनके अपने नाम सुने होंगे। तो ये क्या है, ये ब्रोकरेज हैं। जैसे आपको यहाँ पे पता है कि ग्रो ऐप है, पेटीएम वाला ऐप है, ET मनी है, इस तरीके से बाहर गोल्डमैन सैक्स, क्रेडिट सूज, ये ऐसे बैंक्स चलते हैं, ब्रोकरेज चलती हैं। और इनका काफ़ी एक मेजर रोल ये भी रहता है कि ये काफ़ी सारे स्टॉक्स को वैल्यू करती हैं और ये बताती हैं कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं तो आप कई बार बोलते हैं कि वो चीज़ महंगी लग रही है, सस्ती लग रही है। तो हर चीज़ ऐसे खरीदने वाली चीज़ से रिलेटेड 2 चीज़ें होती हैं एक हर प्रोडक्ट की, एक होती है कॉस्ट और एक होती है वैल्यू। तो कॉस्ट वो होती है जितना अमाउंट आप पे करते हैं, और जितनी वैल्यू मतलब कि जितना आपको वहाँ से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ट्रायंगल बनाता हूँ के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप शेयर प्राइस के लिए जो वैल्यू कॉस्ट दे रहे हैं वो ज़्यादा है आपकी वैल्यू से, कि जितना वो स्टॉक प्राइस एक्चुअली में वर्थ है, तो वो ओवर वैल्यूड शेयर हो जाएगा, वो ख़राब शेयर होगा।
अब दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आप कॉस्ट इतनी पे कर रहे हैं कि आपको लगता है नहीं अभी तो इसमें और ज़्यादा वैल्यू है और ज़्यादा पैसे भी मैं अगर वो मांगेंगे तो दे दूंगा। तो ये जो होता है वो आपका फिर बन जाता है अंडर वैल्यूड शेयर, वो अच्छे शेयर होते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस पूरा एक पूरा एनालिस्ट का यानी एक मेथड होता है एनालिसिस का जिसके बेसिस पे अंडर वैल्यूड शेयर्स निकालना ही मेन पर्पस होता है उसका, तो फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरीके से ब्रोकरेज कंपनीज ये काम थोड़ा आसान कर देती हैं। वो सबके काफ़ी सारे स्टॉक्स के प्राइस टारगेट दे देती हैं कि अब ये इतने टाइम के अंदर इस टारगेट को हिट कर सकता है वगैरह। बहुत कम टारगेट्स हिट होते हैं, बहुत सारे मिस होते हैं, बट आपको एक आइडिया लग जाता है। डेविएशन जो होती है वो बहुत कम परसेंटेज से होती है, 5% 10% ऐसे करके। तो अभी पहले आपका जब पोस्ट मतलब पोस्ट रिजल्ट, बिफोर मतलब बिफोर यानी रिजल्ट से पहले, रिजल्ट से पहले ICICI बैंक की टारगेट था 1078, शेयर प्राइस का टारगेट चल रहा है और अब ये इंक्रीज़ करके 1093 हो गया। 1075 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट इन्होंने रखा है, इन्होंने बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा ब्रोकरेज वाला सिस्टम मैंने आपको समझा दिया आज। तो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चाहिए कि मैं न्यूज़ अलग से कवर करूँ या कुछ भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वापस बता दूंगा या कुछ भी। सो दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसका लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर होगा या डिस्क्रिप्शन में भी मैं ट्राई करूँगा डाल दूँगा।